हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 खत्म हो गया था। लेक्चर नंबर 1 में हमने मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया एवं मध्यम गति की अभिक्रिया देखी थी। दर स्थिरांक देखा था और दर स्थिरांक की इकाई हमने कवर किया हुआ था और तीव्र एवं मंद अभिक्रिया के उदाहरण भी हमने कवर कर लिए थे। तो दर स्थिरांक तो हमने देखा था, यूनिट देखा था। आज हम पढ़ेंगे दर स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 में दर स्थिरांक के को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक आता है यहाँ पर तापमान। सबसे पहला कारक आता है तापमान। तो याद रखना, इन जनरली जो होता है ताप बढ़ाने पर, जनरली मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ, ताप का मान यदि मैं बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे दर स्थिरांक के का मान जो होता है बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर दर स्थिरांक के का मान बढ़ता है। सामान्यतः एक सिद्धांत होता है जिसे हम लोग ताप गुणांक सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, ताप गुणांक सिद्धांत कहते हैं। और ताप गुणांक सिद्धांत के अनुसार प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर, प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर जो होती है, अभिक्रिया की दर जो होती है 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। 2 से 3 गुना बढ़ जाती है ताप गुणांक सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो आपको यही लिखना है, दर स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक में तापमान। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट के का मान, दर स्थिरांक के का मान बढ़ता है। ताप गुणांक सिद्धांत के अनुसार 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना। और मान लो स्पेसिफिक पूछा आपको, ये तो सामान्यतः हुआ। मान लो स्पेसिफिक आपको कभी पूछ दिया तो याद रखना, अभिक्रिया भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी मतलब ताप को अपने अंदर ले लेता है, ताप को खींचता है, ताप की जरूरत पड़ती है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यह जो है हीट को रिलीज करती है। ठीक है, यहाँ पर हीट क्या होता है, रिलीज होता है। जब हीट रिलीज होगा तो यहाँ पर ताप को जितना भी बढ़ाएंगे के का मान जो है यहाँ पर नहीं बढ़ेगा, के का मान उल्टा घट जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होता है। हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पर ताप बढ़ाने पर के का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सामान्यतः पूछने से ये लिखना है आपको, और यदि स्पेसिफिक पूछा तो आप इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और एक चीज आप ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में ग्राफ याद रख लेंगे, क्योंकि आगे हमें जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर ग्राफ की जरूरत पड़ेगी आगे। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का ग्राफ हम लोग देख लेंगे। तो जब भी हम ग्राफ खींचते हैं अभिक्रिया की दर के मध्य, ठीक है, अभिक्रिया की दर के मध्य और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के मध्य, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, दोनों के बीच यदि मैं ग्राफ खींचूं। सिमिलरली ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए भी हम लोग ग्राफ खींचते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बीच में और अभिक्रिया की दर के बीच में। अभिक्रिया की दर के मध्य हम यदि मैं ग्राफ खींचूं तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो है कुछ इस तरह से, मान लो यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी है। ठीक है, रिएक्टेंट की एनर्जी है ये कुछ इस तरह से, यहाँ पर ये हमारा रिएक्टेंट हुआ, मतलब ये हमारा अभिकारक हो जाएगा। और ये होता है उत्पाद, ये होगा उत्पाद। जानते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों होता है। तो यहाँ पर अभिकारक की एनर्जी को हाई लिखना। ठीक है, तो डेल एच इज इक्वल टू होता है यहाँ पर हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट होता है। एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब एनर्जी ही होती है। तो यहाँ पर एनर्जी देखो, हीट ऑफ प्रोडक्ट मतलब उत्पाद की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर डेल एच का मान क्या हो जाता है, नेगेटिव आता है। डेल एच का मान क्या हो जाता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जब आप
ग्राफ बनाएंगे, मान लो ये अभिकारक है, अभिकारक एनर्जी यहाँ पर होगी, तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा और ये होगा हमारा उत्पाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए। तो यहाँ पे उत्पाद की एनर्जी अधिक होती है, तो यहाँ पर डेल एच का मान क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी आगे जरूरत पड़ेगी सक्रियण ऊर्जा, और सक्रियण ऊर्जा भी पूछा गया है एग्जाम में। तो यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होती है इसी को सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी ई से डिनोट करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होती है इसे भी एक्टिवेशन एनर्जी ई ए कहते हैं। ठीक है, एक बार पूछा गया था CGPSC मेंस में सक्रियण ऊर्जा होता क्या है करके, तो आप याद रखेंगे। इस ग्राफ से पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होती है यही सक्रियण ऊर्जा होती है, और यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है ये हमारी सक्रियण ऊर्जा होती है। तो देखो सक्रियण ऊर्जा भी किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये सक्रियण ऊर्जा भी कि क्या किसको प्रभावित करती है, अभिक्रिया की दर को। तो यहाँ पर याद रखना सक्रियण ऊर्जा का मान, सक्रियण ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा दर जो है K का मान उतना ही कम होगा, अभिक्रिया की दर का मान कम हो जाता है। और यदि सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक हुआ, ठीक है, सक्रियण ऊर्जा का मान यदि कम हुआ तो K का मान अधिक हो जाएगा, दर का मान क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, इस ग्राफ से पता चल रहा है। ये अभिकारक की ऊर्जा है, अभिकारक की ऊर्जा को उत्पाद बनाने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये एनर्जी इस एनर्जी बैरियर को एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगा, तभी ये उत्पाद बनाएगा। सिमिलरली इस ग्राफ में भी, तो इसका मान जितना अधिक होगा एक्टिवेशन एनर्जी का मान, दर उतना ही कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होने पर K का मान कम होता है, दर का मान कम होता है। सक्रियण ऊर्जा का मान कम होने पर K का मान बढ़ता है, दर का मान भी बढ़ता है। अब सक्रियण ऊर्जा होता क्या है, सक्रियण ऊर्जा होती है वह न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, न्यूनतम ऊर्जा, अभिकारक की न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पर अभिकारक की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक होती है, उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक होती है, उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक होती है, उसी एनर्जी को हम लोग बोल देते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्लियर है, आई होप ये सेकंड फैक्टर भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो होते हैं, उत्प्रेरक का उपयोग उत्प्रेरक क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। जब सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देगा तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, रेट कांस्टेंट K का मान बढ़ जाएगा, ये याद रखिएगा। तो उत्प्रेरक क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करता है, दर के मान को बढ़ाता है, रेट कांस्टेंट K के मान को इंक्रीज कर देता है। और इसे हम ग्राफ की सहायता से भी देखते हैं। ग्राफ में देखते हैं कि ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये हमारा प्रोडक्ट है, अभिकारक है, और ये उत्पाद है। तो ये जो है मैंने जो ग्राफ बनाया है ये जो है विदाउट कैटलिस्ट है, और जब मैं कैटलिस्ट बनाऊंगा कैटलिस्ट तो इसकी जो ग्राफ हो जाएगी ये हो जाएगी। तो जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ग्राफ, ये विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट या विदाउट उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में ये वाला ग्राफ है। और ये जो वाला ग्राफ है ये कैटलिस्ट विथ कैटलिस्ट है, विथ उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की प्रेजेंस में ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी है। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी का मान यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाने से क्या होगा, दर का मान बढ़ जाएगा, K का मान बढ़ जाएगा। दोस्तों आई होप ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, ये तीनों पॉइंट जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो पॉइंट है वो होता है माध्यम। देखो हम किस माध्यम में हम लोग कार्य कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। तो जनरली जो रसायन शास्त्र है, इस रसायन शास्त्र में सार्वत्रिक विलायक के रूप में, ठीक है, सार्वत्रिक विलायक जो हमेशा उपयोग में लाया जाता है वो होता है पानी, वाटर, पानी या वाटर।
वाटर के प्रेजेंस में सारी रिएक्शंस होती हैं। और वाटर जो होता है पोलर नेचर का होता है। कैसी प्रकृति की होती है? ध्रुवीय प्रकृति की होती है। ध्रुवीय प्रकृति मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दो पार्ट इसमें पाए जाएंगे, धनायन पार्ट और ऋणायन पार्ट। तो जैसे वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन में रहता है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन में रहता है नेगेटिव चार्ज। तो माध्यम, तो पानी में सारे रिएक्शंस होते हैं और ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है पानी। तो इस ध्रुवीय प्रकृति में जो ध्रुवीय यौगिक होते हैं ये आसानी से अभिक्रिया देते हैं। ध्रुवीय यौगिक में मैं जैसे एग्जांपल ले लूँ NaCl का और KCl का एग्जांपल ले लूँ। तो NaCl और KCl जो होते हैं ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। NaCl, KCl और जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं ये सारे आयनिक यौगिक होते हैं। और यह आयनिक यौगिक जो होता है पानी में आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, पानी में जो रिएक्शन होता है इनका अच्छे से होता है। तो माध्यम भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ध्रुवीय विलायक यदि है तो वहाँ पे ध्रुवीय यौगिक वहाँ पे आसानी से रिएक्शन शो करते हैं और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय यौगिक शो करते हैं। अध्रुवीय विलायक में जो होता है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मैं मान लूँ चीनी ले लो आप। तो चीनी जो होता है अध्रुवीय विलायक में अच्छे से काम करेगा। अध्रुवीय विलायक का एग्जांपल आप CCl4 ले सकते हो, बेंजीन ले सकते हो, बेंजीन भी ले सकते हो। CCl4 बेंजीन अध्रुवीय विलायक के उदाहरण हैं और अध्रुवीय विलायक में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वे अच्छे से अभिक्रिया करते हैं। तो आई होप ये चारों पॉइंट जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये 4 पॉइंट में आपको लिखना है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।